जॉन लॉक भाग एक। मैं कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शुभराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज हम बीए पार्ट थर्ड के पेपर पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत जॉन लॉक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जॉन लॉक के सामान्य परिचय का अध्ययन करेंगे, क्योंकि कोई भी विचारक अपने युग की परिस्थितियों का शिशु होता है, तो जॉन लॉक भी अपने युग की परिस्थितियों के शिशु हैं। जिस परिस्थिति में जिस बालक का जन्म होता है और लालन पालन होता है, उन परिस्थितियों का प्रभाव पूरे जीवन उस व्यक्ति पर रहता है। तो जॉन लॉक पे भी अपनी युग की परिस्थितियों का प्रभाव है। इससे पहले हमने हॉब्स को पढ़ा था। हॉब्स पे भी अपनी युग की परिस्थितियों का प्रभाव था, क्योंकि हॉब्स को जो भी मित्र मिला वो अच्छा नहीं मिला। हॉब्स का जन्म बहकी परिस्थितियों में हुआ। उसने इंग्लैंड में गृह युद्ध देखा, आर्मेडा के युद्ध में उसका जन्म हुआ। आदि परिस्थितियों का प्रभाव उसके जीवन पे रहा, और वैसे ही उन्होंने मानव स्वभाव, अपनी प्राकृतिक अवस्था आदि का वर्णन किया। इसी प्रकार जॉन लॉक को जो भी मित्र मिले वो अच्छे मिले, और अच्छी परिस्थितियों में जॉन लॉक का जन्म हुआ। तो इस जॉन लॉक ने अपने मानव स्वभाव को अच्छा बताया, हॉब्स के विपरीत बताया। उसने मानव को बहुत अच्छा बताया, और इसी प्रकार अपने सामाजिक समझौते का निर्माण किया। तो सबसे पहले हम जॉन लॉक के सामान्य परिचय का अध्ययन करते हैं। जॉन लॉक का जन्म इंग्लैंड में समरसेंटी काउंट के रिंगटन नामक स्थान पर 29 अगस्त 1632 ईस्वी में एक ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ जिसमें तत्कालीन स्टुअर्ट राजवंश के निरंकुश शासन के प्रति विरोध की भावना थी। अर्थात जॉन लॉक का जन्म ऐसे परिवार में हुआ था जो तत्कालीन राजवंश का विरोधी था। लॉक के पिता एक काउंटी के जस्टिस ऑफ द पीस कार्यालय में क्लर्क थे। जब इंग्लैंड में स्टुअर्ट राजा चार्ल्स प्रथम के विरुद्ध दीर्घ संसद ने गृह युद्ध प्रारंभ किया, तो संसद की ओर से लड़ने वाली घुड़सवार सेना में उसके पिता ने कैप्टन पद पर कार्य किया। लॉक की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, और फिर उसे वेस्टमिंस्टर मठ के स्कूल में शिक्षा प्राप्त कराई गई। सन 1660 में लॉक ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रवेश पाया, किंतु यहाँ उसे परंपरागत शिक्षा में प्राय अरुचि ही बनी रही। यहीं वह प्राकृतिक विज्ञानों के संपर्क में आया। उसने ऑक्सफोर्ड में एमए किया और वहीं शिक्षक भी बन गया, किंतु उसकी विशेष रुचि चिकित्सक बनने में थी। अतः उसने शिक्षण कार्य छोड़कर चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन किया और एक सफल चिकित्सक बन गया। सन 1660 में क्रॉमवेल की मृत्यु हो गई, और इसके साथ ही इंग्लैंड में गणतंत्र शासन के प्रयोग को असफल मान लिया गया। क्रॉमवेल के नेतृत्व में इंग्लैंड में 1660 क्रॉमवेल के नेतृत्व में इंग्लैंड में गणतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन 1660 में उसकी मृत्यु के साथ गणतंत्र फिर असफल हो गया और पुनः राजतंत्र की स्थापना हुई। वस्तुतः क्रॉमवेल ने संसद के लोकतांत्रिक नेता के रूप में गणतंत्र की स्थापना की थी, किंतु शीघ्र ही वह निरंकुश शासक बन गया। उसके नेतृत्व में सेना ने न केवल राजतंत्र समर्थकों अपितु लोकतंत्रवादियों का भी क्रूर दमन किया। इस स्थिति में कुलीन वर्ग तथा व्यापारी वर्ग ने क्रॉमवेल की मृत्यु के बाद पुनः राजतंत्र की स्थापना को उचित माना और चार्ल्स द्वितीय को राजगद्दी पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। इस प्रकार इंग्लैंड में पुनः स्टुअर्ट राजवंश का शासन स्थापित हुआ। चार्ल्स द्वितीय ने अनुभव किया कि संसदीय पक्ष कमजोर हो गया है
और इस स्थिति का लाभ उठाते हुए उसने अपनी स्थिति को पर्याप्त शक्तिशाली बनाने की कोशिश की और वह निरंकुशता का परिचय देने लगा। पुनर्स्थापना काल में इंग्लैंड में सामाजिक व राजनीतिक शक्तियों का नया ध्रुवीकरण हुआ। संपूर्ण इंग्लिश समाज दो भागों में बंट गया, राजतंत्र समर्थक तथा संसद समर्थक, और उनके राजनीतिक समूह क्रम से टोरी एवं व्हिग कहलाए। जो राजतंत्र समर्थक लोगों का समूह था वो समर्थक टोरी कहलाए, और जो संसद के समर्थक थे उनके समर्थक व्हिग कहलाए। आगे चल के 18वीं सदी में इन्हीं से क्रमशः इंग्लैंड में दो राजनीतिक दलों की उत्पत्ति हुई। टोरी से कंजर्वेटिव पार्टी अनुदार दल जो आज भी इंग्लैंड में है, और व्हिग से लिबरल उदार दल जो आज जिसकी जगह आगे चल के अब लेबर पार्टी अस्तित्व में है। सन 1666 में लॉक व्हिगों के नेता लॉर्ड एंटनी एशले के संपर्क में आया, और वह पहले तो उनका पारिवारिक चिकित्सक बना और उसके बाद उसके पुत्र का शिक्षक। बहुत शीघ्र ही दोनों में मित्रता स्थापित हो गई और वह एशले का राजनीतिक परामर्शदाता भी बन गया। यहाँ लॉर्ड एशले के बारे में कुछ सामान्य बातों का उल्लेख करना उपयोगी होगा, क्योंकि एशले के जीवन वृत्त का स्वयं लॉक के जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। लॉर्ड एशले प्रोटेस्टेंट ईसाई मत को मानता था और संसद के विरुद्ध राजा चार्ल्स प्रथम का समर्थक था, किंतु राजा की प्रोटेस्टेंट विरोधी नीतियों के कारण एशले संसदीय पक्ष का समर्थक बन गया और गृह युद्ध के दौरान विद्रोही सेना का फील्ड मार्शल बन गया। उसने क्रोमवेल के नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना में सहायता की, किंतु शीघ्र ही क्रोमवेल की तानाशाही से वह ऊब गया और वह क्रोमवेल को अपदस्थ करने का प्रयत्न करने लगा। क्रोमवेल की मृत्यु के बाद चार्ल्स द्वितीय को राजगद्दी पर बिठाने में एशले ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राजाश्रय भी प्राप्त हुआ। सन 1672 में एशले को अर्ल ऑफ सेफ्टबरी का पद प्राप्त हुआ और उसके बाद लॉर्ड चांसलर तथा प्रीवी काउंसिल का लॉर्ड अध्यक्ष बनने का मौका मिला। एशले के एक सहयोगी के रूप में जॉन लॉक को भी विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्य करने का मौका मिला और उसने राजनीति को निकट से समझने का सौभाग्य प्राप्त किया। किंतु एशले न केवल अपने विचारों से व्हिग था, अपितु व्हिग दल का प्रमुख नेता भी था। अतः उसने चार्ल्स द्वितीय की संसद विरोधी नीतियों की आलोचना की और तब एशले का दमन शुरू हुआ तथा 1681 में उस पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। वे अपने प्राणों की रक्षा के लिए 1682 में एम्स्टर्डम हॉलैंड भाग गया। विपरीत राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए लॉक भी 1683 में हॉलैंड चला गया। जब सन 1685 में जेम्स द्वितीय राजा बना तो उसने हॉलैंड से मांग की कि एशले व लॉक सहित अन्य राजद्रोहियों को इंग्लैंड वापस भेजा जाए। हॉलैंड में निर्वासन के दौरान लॉक जेम्स द्वितीय के दामाद एवं हॉलैंड के राजकुमार विलियम ऑफ ऑरेंज तथा पुत्री मेरी के संपर्क में आया। सन 1688 तक इंग्लैंड में राजा जेम्स द्वितीय की निरंकुशता के विरुद्ध जन आक्रोश में तेजी से वृद्धि हुई और पुनः गृह युद्ध की स्थितियां बनने लगी। तब जेम्स द्वितीय अपने प्राणों की रक्षा के लिए इंग्लैंड छोड़कर भाग गया। वस्तुतः इस समय तक इंग्लैंड के प्रभावशाली तथा सत्तारूढ़ वर्गों में यह एक मत उत्पन्न हो चुकी थी कि राजा की निरंकुश शक्तियों पर नियंत्रण लगाया जाना चाहिए, और इस विचार को केंद्र में रखते हुए उन्होंने विलियम एवं मैरी को राजगद्दी पर आरूढ़ होने के लिए आमंत्रित किया।
इस घटना को इंग्लैंड के इतिहास में गौरवपूर्ण क्रांति द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहा जाता है। सन 1689 में संसद ने द बिल ऑफ राइट पारित किया, जिसे अधिकार पत्र कहते हैं, जिसके द्वारा राजा की शक्तियां सीमित की गई तथा संसद के अधिकारों की गारंटी दी गई और इस प्रकार वहां संवैधानिक या सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई। इस अधिकार पत्र पर नए राजा विलियम ने अपनी सहमति प्रकट की। विलियम के राज सिंहासन पर आरूढ़ होने के कुछ समय बाद ही लॉक भी इंग्लैंड आ गया और सन 1690 में उसके दो प्रसिद्ध ग्रंथ प्रकाशित हुए। मानव बोध से संबंधित निबंध ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग तथा शासन पर दो निबंध टू ट्रेटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट। वह संपूर्ण जीवन काल में लेखन में व्यस्त रहा। अंत में 1704 में उसकी मृत्यु हो गई। प्रमुख रचनाएं हैं टू ट्रेटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, शासन पर दो निबंध, सहिष्णुता पर एक पत्र, ए लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, सहिष्णुता पर द्वितीय पत्र, सेकंड लेटर ऑन टॉलरेशन, सहिष्णुता पर तृतीय पत्र, थर्ड लेटर ऑन टॉलरेशन, सहिष्णुता पर चतुर्थ पत्र, फोर्थ लेटर ऑन टॉलरेशन। अब है लॉक के चिंतन पर प्रभाव। हमने जो जीवनी में पढ़ा उसके आधार पर हम देखते हैं कि लॉक के चिंतन पर अर्थात लॉक ने के मन मस्तिष्क पर किन किन परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा। सबसे पहले पारिवारिक पृष्ठभूमि। लॉक का पारिवारिक वातावरण उदारतावादी था। उसके पिता ने बालक लॉक के साथ कुछ कठोर व्यवहार किया था क्योंकि बालक में तर्क बुद्धि कम होती है, किंतु जैसे जैसे लॉक समझदार होता गया उसके पिता ने उसके प्रति मित्रवत व्यवहार किया। इससे लॉक ने मानव में निहित सद्गुणों का प्रत्यक्ष अनुभव किया। दूसरा है सामाजिक पृष्ठभूमि। लॉक को अपने विद्यार्थी काल से लेकर संपूर्ण जीवन भर घनिष्ठ व विश्वसनीय मित्रों का साथ मिला और इससे मानव सद्गुणों में उसकी आस्था सुदृढ़ हुई। तीसरा धार्मिक पृष्ठभूमि। तत्कालीन इंग्लैंड में धार्मिक कट्टरता से होने वाली अव्यवस्था एवं अशांति को अनुभव किया जाने लगा था और जनमत धार्मिक सहिष्णुता व स्वतंत्रता के महत्व को समझने लगा था। एंग्लिकन चर्च भी धार्मिक सहिष्णुता पर बल दे रहा था और एक प्रोटेस्टेंट मतावलंबी के रूप में स्वयं लॉक भी धार्मिक सहिष्णुता के विचार से प्रभावित था। चौथा है सिडनी तथा हुकर का प्रभाव। लॉक के राजनीतिक चिंतन पर एल्जरनॉन सिडनी तथा न्यायाधीश हुकर के राजनीतिक विचारों का अत्यधिक प्रभाव दिखाई देता है। सिडनी ने डिस्कोर्सेज कवरिंग गवर्नमेंट नामक अपने ग्रंथ में स्टुअर्ट राजवंश के निरंकुश शासन की तीव्र आलोचना की थी और शासन का आधार जन सहमति को बताया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसका वध किया गया था। हुकर ने इस विचार पर बल दिया कि शासन का आधार जनसहमति है, शासन विधि के अधीन होता है तथा शासन अपनी प्रकृति से ही एक ऐसा न्यास है, ट्रस्ट है, जिसका उद्देश्य है जन कल्याण के कार्य करना। लॉक के चिंतन में सिडनी एवं हुकर के विचारों को पूर्ण विकसित रूप में प्रस्तुत किया गया। अगला है विविध राजनीतिक अनुभवों की पृष्ठभूमि। लॉक ने बचपन से वृद्धावस्था तक इंग्लैंड को गंभीर राजनीतिक उथल पुथल से गुजरते देखा था और इसके संपूर्ण चिंतन पर इस अनुभव का गंभीर प्रभाव दिखाई देता है।
उसने बचपन में गृहयुद्ध को देखा और युवावस्था में गणतंत्र की आड़ में स्थापित क्रोमवेल की तानाशाही को, और उसके बाद पुनर्स्थापना काल में स्टुअर्ट वंश के दो राजाओं के निरंकुश शासन को, जिसके कारण इंग्लैंड में पुनः गृहयुद्ध का भय व्याप्त हुआ था, तथा उसने वृद्धावस्था में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति की घटना को भी देखा। इस संपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम से उसने यह निष्कर्ष निकाला कि शासन मानव समाज की आवश्यकता है, किंतु कोई भी शासन तब तक स्थायित्व प्राप्त नहीं कर सकता है जब तक कि वह जनसहमति पर आधारित नहीं हो। इस प्रकार लॉक के चिंतन पर इन परिस्थितियों का प्रभाव रहा और इन परिस्थितियों से प्रभावित होकर ही लॉक ने अपने राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण किया। अब है मानव प्रकृति पर लॉक के विचार। लॉक मूलतः एक उदारवादी विचारक है और मानव प्रकृति के बारे में उसके विचार व्यक्ति की गरिमा एवं गौरव के अनुरूप हैं। इस दृष्टि से उसके विचार हॉब्स से एकदम भिन्न हैं। लॉक के मानव प्रकृति संबंधी विचार उसके ग्रंथ ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में पाए जाते हैं। लॉक के प्रमुख विचार निम्नलिखित हैं कि पहला, मानव एक विवेकशील प्राणी है। मानव प्रकृति के बारे में जहां होब्स व मैकियावेली का दृष्टिकोण भौतिकवादी है, वहाँ ही लॉक का दृष्टिकोण नैतिकतावादी है। लॉक मानता है कि मानव सृष्टि के बारे में समस्त ज्ञान केवल इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है और इस इंद्रियजन्य अनुभव के आधार पर मानव बुद्धि व विवेक के आधार पर निष्कर्ष निकालने में पूर्ण समर्थ है। लॉक ने परिवार, मित्रों, सामाजिक राजनीतिक अनुभवों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि मानव मूलतः नैतिक प्राणी है और वह अपने स्वभाव से ही सत्य, न्याय आदि सद्गुणों को अच्छा मानता है। अपनी नैतिक प्रवृत्ति के कारण ही मानव पशुओं से भिन्न होता है। उसका यह भी मत है कि संपूर्ण विश्व की एक नैतिक व्यवस्था है और स्वयं मानव इसका एक अंग है। मानवीय विवेक वह तत्व है जो मानव व विश्व नैतिक व्यवस्था के बीच संबंध स्थापित करता है। दूसरा, मानव मूलतः सामाजिक प्राणी है। लॉक मानता है कि मानव स्वभाव से ही सामाजिक प्राणी है। मानव अपनी नैतिक प्रवृत्ति, विवेक एवं भौतिक आवश्यकताओं के कारण समाज में ही रहना पसंद करता है। एक सामाजिक प्राणी के रूप में मानव शांति प्रिय होता है और अन्यों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन भी करना चाहता है। तीसरा है, सभी मानव समान हैं। होब्स ने सभी मनुष्यों की शारीरिक व मानसिक शक्तियों में कुल मिलाकर पर्याप्त समानता स्वीकारी है। लॉक का मत है कि मनुष्यों की शारीरिक व मानसिक शक्तियों में पर्याप्त अंतर हो सकता है। उनकी संपत्ति अथवा पद में भी अंतर हो सकता है, किंतु इस प्रकार की बाहरी असमानताओं के बावजूद मनुष्य मूलतः समान ही होते हैं। व्यक्तियों में एक नैतिक प्रकृति की मानवीय समानता पाई जाती है। सभी व्यक्ति स्वतंत्र रूप में जन्म लेते हैं, उन पर प्राकृतिक कानून समान रूप से लागू होते हैं और उन्हें समान प्राकृतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। नैतिक समानता का सरल अर्थ यह है कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का साधन नहीं समझा जाना चाहिए। व्यक्तियों के बीच विधि की समानता स्थापित होनी चाहिए। मानव प्रकृति के बारे में
लॉक का यह मत उचित है कि मानव स्वभावतः एक सामाजिक प्राणी है, किंतु कुल मिलाकर मानव प्रकृति संबंधी उसका विवरण एक पक्षी ही है। वास्तव में मानव इतना विवेकशील व सर्वगुण संपन्न प्राणी नहीं है जितना लॉक ने बताया है। सत्य यह है कि मानव सद्गुणों एवं दुर्गुणों का एक विचित्र मिश्रण है, जिसका व्यवहार उसकी परिस्थितियों एवं संवेदनाओं से पर्याप्त रूप में प्रभावित होता है। इस प्रकार ये लॉक के मानव प्रकृति संबंधी विचार थे, जो लॉक कहते हैं कि सभी मनुष्य विवेकशील हैं, सामाजिक प्राणी हैं और सभी मनुष्य समान हैं। अब है प्राकृतिक अधिकारों पर लॉक के विचार। लॉक का मत है कि मनुष्य का जीवन प्राकृतिक कानूनों से नियंत्रित होता है और इन प्राकृतिक कानूनों द्वारा ही मनुष्य को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक कानून व प्राकृतिक अधिकार ईश्वर द्वारा बनाई गई नैतिक व्यवस्थाएं हैं और मनुष्य अपने विवेक द्वारा इनका ज्ञान प्राप्त करता है। लॉक के अनुसार मनुष्य को 3 प्रमुख प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हैं, जिनमें जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार तथा संपत्ति का अधिकार है। पहला है जीवन का अधिकार। लॉक के अनुसार मनुष्य को जीवन अथवा आत्मरक्षा का अधिकार प्रकृति द्वारा सौंपा गया है। प्राकृतिक कानून के अंतर्गत व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह आत्मरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करे। मानवीय विवेक से व्यक्ति यह प्रेरणा प्राप्त करता है कि वह अपने जीवन के समान ही अन्यों के जीवन के अधिकार को भी स्वीकारे। जीवन का अधिकार व्यक्तियों में परस्पर सद्भाव व सह अस्तित्व का कर्तव्य पैदा करता है, अर्थात एक व्यक्ति के वही अधिकार हैं जो दूसरे के भी हैं। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। लॉक के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति द्वारा स्वतंत्रता का अधिकार भी प्राप्त है। स्वतंत्रता से उसका अर्थ स्वच्छंदता या मनमानी करने से नहीं है, अर्थात नकारात्मक स्वतंत्रता से नहीं है, अपितु प्राकृतिक कानूनों की व्यवस्था के अंतर्गत आचरण करने की आजादी से है। मानवीय स्वतंत्रता विश्व की नैतिक व्यवस्था का एक अंग है। तीसरा है संपत्ति का अधिकार। लॉक ने निजी संपत्ति का अधिकार एक प्राकृतिक अधिकार माना है। उसका मत है कि जब कोई व्यक्ति किसी प्राकृतिक पदार्थ पर अपना श्रम व्यय करके उसे उपयोगी बना लेता है, तो वह वस्तु उसकी संपत्ति बन जाती है। इस प्रकार उसने संपत्ति की उत्पत्ति श्रम द्वारा मानी जाए और उस पर निजी स्वामित्व का समर्थन किया है। उसने संपत्ति संबंधी असमानताओं को स्वाभाविक माना है, क्योंकि व्यक्तियों में संपत्ति के उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम की मात्रा का अंतर होता है। लॉक ने संपत्ति के अधिकार को आधारभूत महत्व का माना है और इसमें जीवन व स्वतंत्रता के अधिकार को भी शामिल किया है। तात्पर्य यह है कि लॉक ने संपत्ति के अधिकार को प्रमुख अधिकार माना है। वह संपत्ति को श्रम के साथ जोड़ता है। वह कहता है कि जो प्रकृति की सभी वस्तुएं हैं उन पर सभी मनुष्यों का अधिकार है, किंतु जब मनुष्य किसी वस्तु के उत्पादन में अपना श्रम लगा देता है या उस वस्तु के साथ अपना श्रम जोड़ देता है, तो वह वस्तु उसकी हो जाती है। और व्यक्ति जिसमें अलग अलग श्रम करने की क्षमताएं होती हैं, तो संपत्ति स्वाभाविक रूप से प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग होती है। पुनः विद्यार्थी ध्यान देंगे कि लॉक का ये विचार ये कहता है कि प्राकृतिक अवस्था अर्थात प्रकृति में पाई जाने वाली सभी वस्तुओं पर सभी व्यक्तियों का अधिकार है, लेकिन कोई वस्तु किसकी है यह श्रम के साथ जुड़ी हुई है। यदि किसी व्यक्ति ने वस्तु पर श्रम लगा दिया तो वह वस्तु उस व्यक्ति की हो जाती है। लोग परस्पर
श्रम की कीमत चुकाते हैं, वस्तु की नहीं। जब किसी वस्तु को किसी दूसरे लोग व्यक्ति से प्राप्त करते हैं तो हम उसको उस वस्तु पर लगाए गए श्रम की का मूल्य देते हैं और वह वस्तु का मूल्य होता है। इस प्रकार उन्होंने कुछ लॉक के ये संपत्ति संबंधी विचार थे। उन्होंने संपत्ति के अधिकार में को इतना इम्पोर्टेंट माना है कि उसमें जीवन के अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार को भी निहित माना है। अब है प्राकृतिक अवस्था पर लॉक के विचार। लॉक ने मानव प्रकृति संबंधी विचारों के अनुसार प्राकृतिक अवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। एक, सामाजिक अवस्था। प्राकृतिक अवस्था एक सामाजिक अवस्था है जिसमें राज एवं शासन का अभाव तो होता है किंतु अव्यवस्था एवं अराजकता की स्थिति नहीं होती है। वह हॉब्स के इस मत को नहीं मानता है कि प्राकृतिक अवस्था मानवों के परस्पर निरंतर युद्ध की अवस्था है, अपितु उसके अनुसार यह शांति, सहयोग, सद्भाव की अवस्था है। इस प्रकार लॉक की प्राकृतिक अवस्था मूलतः नैतिक एवं सामाजिक अवस्था है। दूसरा है प्राकृतिक कानून वाली अवस्था। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में शांति व व्यवस्था का मूल आधार प्राकृतिक कानून था। तीसरा है प्राकृतिक अधिकार वाली अवस्था। प्रकृति की अवस्था में मानव को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे और इन प्राकृतिक अधिकारों के अनुरूप ही मानव कर्तव्यों का भी पालन करता था। ये प्राकृतिक अधिकार थे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। समानता की अवस्था। प्रकृति की अवस्था मानवों की पारस्परिक समानता व निष्कपटता की दशा थी। लॉक के अनुसार प्रकृति की अवस्था में सभी मानव समान हैं क्योंकि सभी सृष्टि के एक ही स्तर पर और एक ही सर्वशक्तिमान ईश्वर की संतान हैं। प्रत्येक को अन्यों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वह दूसरों से चाहता है। अगला है दंडित करने का अधिकार था। लॉक के अनुसार प्रकृति की अवस्था में प्रत्येक मानव न केवल प्राकृतिक कानून का पालन करता था अपितु उसे अन्य ऐसे मानवों को दंडित करने का भी अधिकार था जो प्राकृतिक कानूनों का उल्लंघन करते थे। उसका मत है कि इस अधिकार का प्रयोग अनिवार्य था क्योंकि इसके अभाव में प्राकृतिक अवस्था व्यवस्थित रूप से नहीं चल सकती थी। अगला है आधारभूत असुविधाएं मौजूद थी। यद्यपि लॉक ने प्राकृतिक अवस्था को शांति, सहयोग एवं सद्भाव के गुणों से युक्त सामाजिक अवस्था बताया है तो भी यह स्वीकार करता है कि प्राकृतिक अवस्था में कुछ आधारभूत दोष एवं असुविधाएं थी। लॉक के अनुसार प्रकृति की अवस्था में प्राकृतिक कानूनों को परिभाषित एवं घोषित करने वाली संस्था का अभाव था। कानूनों को लागू करने वाली एवं कानूनों के आधार पर उचित न्याय प्रदान करने वाली संस्था का भी अभाव था। इन असुविधाओं के कारण मानवों में परस्पर भ्रम व विवाद उत्पन्न होते थे और तब इन कमियों के अंत के लिए मानवों ने परस्पर समझौता करके राज्य एवं शासन की स्थापना की। धन्यवाद।